बच्चों आज हम पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है। इसमें मैं आपको 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 3 है। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन इट। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कंडीशन होती थी P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो ये आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ब्रांच ए बी ए सी एंड बी सी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो इसमें आपके 3 ब्रांच हैं। यहाँ से देखिए आप, ये ए बी ब्रांच है आपकी। ठीक है, फिर आपकी ये वाली ब्रांच ए सी हो गई, ये जो बीच वाली ब्रांच है ये ए सी है, और उसके बाद कौन सी ब्रांच है, बी सी ब्रांच है। तो बी से सी तक की ये हो गई। इन तीनों में हमें करंट बताना है। तो देखिए इसमें सिस्टम में क्या गिवन है, एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना, और 2 बैटरी हैं, और रजिस्टर कुछ इस तरीके से है, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 10 वोल्ट वाली बैटरी से एक करंट को निकालते हैं। मान लीजिए वो करंट है I1। ठीक है, अब ये करंट आपका ए पॉइंट तक पहुंचता है। जैसे ही ये करंट ए पॉइंट पर पहुंचेगा, इसको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर जाने के लिए और एक नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ करंट इस I1 में से ऊपर चला गया I2। दोबारा देख लो, इस बैटरी के पॉजिटिव से मैंने करंट निकाला I1, उसमें से एक हिस्सा कहाँ चला गया, ऊपर। तो बाकी बचा हुआ करंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब नीचे कितना करंट आएगा, वो आपका आएगा I1 माइनस I2। ठीक है, बचा हुआ करंट। तो यहाँ पर रजिस्टर से पहले हम प्लस लिख देते हैं, रजिस्टर के बाद माइनस, ऐसा किरचॉफ लॉ में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आप ऊपर का I2 करंट है जो 4 ओम में जा रहा है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिख दिया। अब ये I2 करंट बी पॉइंट तक जाएगा, और बी पॉइंट पर जाने के बाद I2 करंट के लिए फिर से 2 रास्ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक ये वाली बैटरी भी थी 5 वोल्ट की, है ना। तो यहाँ से भी कुछ करंट हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हमारा करंट कितना आ रहा है, I3 करंट इधर से बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपने प्लस लिख लिया और ये माइनस, तो इस प्लस से I3 करंट बाहर आया। अब देखो होगा क्या कि इधर से I2 करंट आया था और इधर से I3 करंट आया था, दोनों बी पर मिलेंगे। तो दोनों मिलके अब कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, इस 2 ओम में। तो इस 2 ओम में कितना करंट चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये दोनों करंट मिलके 2 ओम में चले गए। अब देखो बैटरी का एक रूल है कि जितना बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकला है I1, उतना ही लौट के वापस आना चाहिए माइनस वाले एंड पर। ठीक है, तो जैसे I2 प्लस I3 करंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिख दिया। तो जैसे ये यहाँ पर सी पॉइंट पर आएगा हमारा I2 प्लस I3, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, थोड़ा नीचे जाने के लिए और एक लेफ्ट में जाने के लिए। तो हमें पता था बैटरी से 10 वोल्ट से जितना I1 करंट निकला है उतना ही लौट के वापस आना चाहिए। तो इस I2 प्लस I3 में से एक हिस्सा I1 क्या होगा, वापस आ जाएगा लौट के। ठीक है ना, इस तरफ वापस आ जाएगा लौट के I1 का। तो ये 10 वोल्ट वाली बैटरी का करंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। I1 निकला था और I1 ही लौट के आ गया। अब ये जो I1 पार्ट है ये कहाँ से लिया है हमने, I2 प्लस I3 में से। इतना I1 करंट हमने बोरो किया है, उधार लिया है ना। तो अब इस I2 प्लस I3 में से I1 तो इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट कितना आएगा ऊपर से नीचे, वो आएगा I2 प्लस I3, ये तो था ही था। और साथ ही साथ में यहाँ पर कितना करंट आ जाएगा, माइनस का I1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूँ। तो इधर मैंने लेफ्ट में लिख दिया है I2 प्लस I3 माइनस I1। ये करंट आपका किस में जाएगा, इस 2 ओम में जाएगा। अच्छा इधर से कितना करंट आ रहा था, ये आ रहा था I1 माइनस I2। अब देखो ऊपर से तो आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, और इधर नीचे वाली ब्रांच में आ रहा है I1 माइनस I2। अब दोनों मिलके किधर जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो इस 5 वोल्ट वाले में देखो कितना जाएगा, एक तो ये वाला करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, और एक ये नीचे वाला करंट है कितना, I1 माइनस I2। तो इसमें हमने ऐड कर दिया I1 माइनस I2। ठीक है, दोबारा देख लो, ऊपर से आया था I2 प्लस I3 माइनस I1, और इधर से आया था I1 माइनस I2। ये दोनों मिलके इसमें चले गए, तो दोनों करंट को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब ये माइनस I2 से प्लस I2 कैंसिल,
और प्लस I1 से माइनस I1 कैंसिल, तो कितना बचा, केवल I3। तो देखो इस ब्रांच में कितना करंट लौट के आ गया, I3। तो ये रूल था बैटरी का कि जितना I3 करंट यहाँ से निकला था उतना ही I3 करंट वापस आना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, क्योंकि इसमें यही मेन है। एक बार आप दोबारा से करंट डिस्ट्रीब्यूट खुद से करके देखिए अपनी रफ कॉपी में, आपसे हो पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए हम एक बार तो इस लूप में चलेंगे, ठीक है, ऊपर वाले लूप 1 में, और एक बार इस लूप में घूमेंगे, ठीक है, और एक बार इस लूप में घूमेंगे, इस वाले लूप में, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाने के लिए। अब देखो 3 लूप हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो एक लूप 1 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो 3 लूप हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे 3 वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में, एक I1 हमें निकालना है, एक I2 हमें निकालना है और एक I3। तो जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही लूप हमें कंसीडर करने होते हैं। तो लूप 1 की हम बात कर रहे हैं अब। तो लूप 1 में देखिए मैं बी पॉइंट से चलना चालू करूंगा। मैं बी से चलूंगा किसकी तरफ को, बी से चलूंगा ए की तरफ को, है ना। इस बी से चलूंगा मैं ए की तरफ को, और फिर ए से कहाँ जाऊंगा मैं, सी की तरफ को, और सी से कहाँ जाऊंगा फिर से बी की तरफ को। और मैं लूप 1 के लिए क्या लिखूंगा इक्वेशन, कि समेशन ऑफ वी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बी से चलना चालू करते हैं ए की तरफ। तो मैं बी से चलूंगा ए की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का, देखो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा प्लस का आई आर, आई आर यानी आई तो I2 हो गया और आर क्या हो गया 4। फिर उसके बाद ए से मैं जाऊंगा आगे, ए से आगे जाऊंगा, इस बैटरी को पार करूंगा, तो मैं माइनस का 10 वोल्ट लिखूंगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस से हम कहाँ जाएंगे, इस प्लस की तरफ को जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का आई आर, और आई कितना है मेरा, I1 है, और आर कितना है 1। तो मैं लिखूंगा प्लस का I1 इंटू 1। उसके बाद मैं सी पर आ गया। अब सी से मैं क्या करूँगा, इस माइनस से जाऊँगा इस प्लस की तरफ को, तो मैं लिखूँगा प्लस का आई आर, ठीक है। अब प्लस पे आने के बाद देखो मैं बी पे आ गया, तो इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मैंने बोली थी आपको, समेशन बी इक्वल टू 0, तो वहाँ यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो I2 वेरिएबल है, ठीक है, एक I1 वेरिएबल है, ठीक है, और एक यहाँ से क्या आ रहा है, I3। तो यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बनेगी, उसमें 3 वेरिएबल आने वाले हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो ये सॉल्व करके इक्वेशन बन गई मेरी, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। ये मेरी लूप 1 की इक्वेशन बन गई। ऐसे ही मैं लूप 2 की इक्वेशन अब बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपका, तो 3 मार्क्स में आपका क्या करना है कि आपके जो आप 3 इक्वेशन बनाओगे तो उसमें तो हाफ हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मेरी एक इक्वेशन बनी है लूप 1 की, ऐसे ही मुझे क्या बनाना है, इस लूप 2 में एक इक्वेशन बनानी है, ऐसे लूप 3 में। अगर वो तीनों इक्वेशन आपकी सही हुई तो हाफ 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 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1 की सही वैल्यू निकाल लेते हैं, I2 की सही वैल्यू निकाल लेते हैं और I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सही, तो फिर हमें हाफ हाफ मार्क्स उसका मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आपका अगर आधा क्वेश्चन भी सही है तो आपको कुछ नंबर उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा डिटेल तरीके में आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो लूप 2 में देखिए हम कहाँ से चलते हैं। लूप 2 में हम सी से चलेंगे, मान लीजिए सी से जा रहे हैं कहाँ पर, इस प्लस प्लस वाले से कहाँ को जा रहे हैं, इस माइनस को जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे माइनस का आई आर। तो माइनस का आई मतलब I1 और आर मतलब 1, ठीक है। फिर देखो हम कहाँ को जा रहे हैं, फिर हम इस माइनस से जा रहे हैं इस प्लस की तरफ को, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्लस का 10 वोल्ट। फिर हम ए पर आ चुके हैं। अब ए पर आने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे को उतरेंगे, है ना। तो हम इस प्लस से माइनस की तरफ को जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे फिर से माइनस का आई आर। अब आई कितना है इसमें, I1 माइनस I2, और आर हो गया 4। अब देखो हम डी पर आ चुके हैं। अब डी पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इस -2 से इस प्लस की तरफ को जाएंगे। तो जब यहाँ पर प्लस में जाएंगे तो प्लस का आई आर लिखेंगे, लेकिन आई देखो कितना है इस 2 ओम में, I2 प्लस I3 माइनस I1। आर की वैल्यू हमारी 2 ओम हो गई। अब देखो सी पर चले थे, सी पर वापस आ गए, तो इक्वल टू क्या कर देना है 0, क्योंकि ये समेशन वी इक्वल टू 0 कहता है एक लूप में। अब देखो इसमें कितने अननोन आ रहे हैं, एक तो I1 आ रहा है, एक I2 आ रहा है और एक I3 आ रहा है। अब ये तीनों को सॉल्व करके हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 में एक इक्वेशन लिख देते हैं।
अब देखो इसको मैंने सॉल्व करके इक्वेशन बनाई है, तो ये इक्वेशन बन रही है -7i1 + 6i2 + 2i3 = -10। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन हमें लिखनी है लूप 3 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ आप नोट कर चुके होंगे या बाद में आप नोट कर लेना। अब मैं लूप 3 के लिए यहीं पर इक्वेशन लिख रहा हूँ डायग्राम के सामने। देखिए अब लूप 3 की बारी है ना। लूप 3 में देखो हम कहाँ से चलते हैं, मान लीजिए हम बी से चलते हैं और बी से चलते चलते सी पर आ रहे हैं, फिर सी से कहाँ आएंगे डी पर, और डी से फिर कहाँ जाएंगे ई, और ई से फिर कहाँ जाएंगे बी। तो जब हम बी से नीचे उतरेंगे तो देखो इस प्लस से माइनस की तरफ को जाएंगे हम, है ना। तो हम लिखेंगे माइनस का आई आर। तो माइनस का आई का मतलब i2 + i3, और आर का मतलब क्या हो जाएगा 2 ओम। फिर देखो यहाँ सी पर आ चुके हैं, अब हम सी से कहाँ जाएंगे, देखो इस सी में प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, तो हम लिखेंगे माइनस का आई आर। अब आई ध्यान से समझना, आई कितना था यहाँ पर i2 + i3 - i1, और आर की वैल्यू हो गई 2 ओम। ठीक है। अब हम डी पर आ चुके हैं, अब डी से ऊपर आएंगे तो यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर इस माइनस से कहाँ जाएंगे प्लस की तरफ को, तो प्लस का 5 वोल्ट। और देखो हम लौट के कहाँ आ गए बी पर आ गए, तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0। जब हम सेम पॉइंट पर आ जाते हैं तो इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसको कहते हैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करना। ठीक है। अब इस देखो इस इक्वेशन में i2 आ रहा है, i3 आ रहा है और i1 आ रहा है, तो फिर से i1 i2 i3 में मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आ गया है, मैंने सॉल्व किया है 2i1 - 4i2 - 4i3 = -5। ठीक है। ये जो यहाँ पर बताया था उसको सॉल्व करके इक्वेशन आ गई है। तो ये लूप 3 के लिए है। अब देखो 3 लीनियर इक्वेशन है, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना आप, है ना। इसमें से i1 रिमूव कर दो जिसे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से i2 i3 में एक इक्वेशन आएगी। ऐसे ही फिर सेकंड और थर्ड को आपस में सॉल्व करेंगे, i2 i3 में एक इक्वेशन आएगी, है ना। i1 को गायब करना है सब में से, फिर i2 i3 को आपस में सॉल्व करना है। तो उस पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्लास 10th का काम है, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करना। नहीं अगर आपसे होता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आपके आंसर इस तरीके से आने चाहिए। ठीक है। तो ये 3 आंसर आप मैच कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ए बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर व्हेन द की इज ओपन। देखो अच्छा डायग्राम देख लेते हैं, एक बैटरी है यहाँ पर ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अच्छा ये जो V का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो V आपको दिख रहा है इसका मतलब वोल्ट मीटर है ना। ये वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो इन दो पॉइंट के अक्रॉस जैसे कनेक्टेड है, तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज को बताता है ना। आप इसको हटा सकते हो डायग्राम से, आप ये समझ लो यहाँ पर कुछ नहीं है। व्हेन की इज ओपन, अब यहाँ पर देखो की इसने नीचे लगा रखी है, इसको एक बार क्या कर रहा है ओपन कर रहा है। तो जब ये ओपन करेगा तो इस बैटरी से कोई करंट नहीं आएगा, है ना। तो उस समय ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। तो देखो वोल्ट मीटर जो रीडिंग पड़ता है ना, वो इस पॉइंट के जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर का पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है इधर। तो वोल्ट मीटर इस बैटरी के ईएमएफ को रीड करता है जब आपका के क्या होगा ओपन। तो के ओपन का मतलब वायर जो आपका है कटा हुआ तार है ना, वायर जो है आपका कट है एक तरीके से। तो उस समय करंट कितना फ्लो होता है 0, जब वायर यहाँ से कटा हुआ है एक तरीके से के से, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वोल्ट मीटर जो रीड करता है वो बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज रीड करता है, मतलब उसकी ईएमएफ वैल्यू को बताता है। तो ईएमएफ बैटरी का कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 वोल्ट, इसकी रीडिंग 10 वोल्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ई की जगह क्या लिख देता हूँ 10 वोल्ट। अब देखो क्या होगा कि अगली बार की को क्लोज कर दिया जाएगा, है ना। क्लोज करने का मतलब ये तार को ऐसे जोड़ दिया कटे हुए को। तो ये तो केस 1 था, और केस 2 में हम क्या करेंगे, की को क्या कर देंगे क्लोज। ठीक है। जब क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करने लगता है ना। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि अमीटर रीड्स 0 एम्पियर, ये लिखा है। ये पहले केस की बात बता रहा है, जब आपका की ओपन होता है तो करंट कितना फ्लो होता है 0 इन अ क्लोज सर्किट। जब क्लोज कर देंगे तो वोल्ट मीटर रीड 6 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट के अक्रॉस वैल्यू को रीड करता है। तो वो V की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। तो सेकंड केस में आपका V कितना है, वो है 6 वोल्ट, और ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी EMF E 10। और अमीटर की रीडिंग कितनी आती है, आई की रीडिंग वो आती है 2। ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो ये हम बता चुके हैं 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आर पूछ रहा है आपसे, आर कितना होगा, और एक्सटर्नल आर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखो एक फॉर्मूला आता है इसमें, आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब करंट ड्रॉ होता है किसी सर्किट से तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो इसमें वोल्टेज आपका देखो कितना है, इसमें गिवन क्या क्या है आपको, एक तो V गिवन है, ई गिवन है, ठीक है ना। अब देखो आई इसमें 2 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो आई की वैल्यू भी हम क्या लिख लेते हैं 2, ठीक है, गिवन है। और आर पे क्या है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से आर निकल आएगा। तो वी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वी इक्वल टू 6, ई की वैल्यू 10, आई हमारा 2 था और आर पता नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, ठीक है, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब देखो अगला यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल बताना है। तो देखो जो ये V है, वोल्टेज वोल्ट मीटर है, ये इन दो पॉइंट का वोल्टेज रीड कर रहा है, यहाँ पर जो डार्क पॉइंट है, ठीक है। और जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा वो इसका भी वोल्टेज होगा और इसका भी वोल्टेज होगा, ठीक है ना, इधर से। अब यहाँ पर V का एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देखो V जो है वोल्ट मीटर, वो एक तरीके से यहाँ पर भी कनेक्टेड माना जा सकता है, ठीक है ना, और ऊपर भी कनेक्टेड माना जा सकता है। तो ऊपर जब कनेक्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप बुक में देखना ये फॉर्मूला है। और यही वोल्टमीटर जब नीचे कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉइंट तो सेम ही है वायर के, तो यहाँ पर V का फॉर्मूला क्या लगेगा, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V की वैल्यू आपकी कितने वोल्ट थी, ये थी 6 वोल्ट, है ना। V कितना था 6 था यहाँ पर, और I कितना था हमारा 2 एम्पियर, और R हमें पता नहीं है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 ओम, ठीक है। तो ये दो आंसर आपके हो गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक करंट ऑफ 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अब जो पहली लाइन है उसे पढ़ के माइंड में क्या डायग्राम बनता है ना, वो साथ साथ आप बनाते रहोगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये न्यूमेरिकल करने का तरीका है। जैसे आप, इसने बोला एक वायर है तो आपने वायर बना लिया। अब ये बोल रहा है कि वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना जा रहा है, करंट I इक्वल टू 1.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अब देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है ना, मतलब यहाँ 1 वोल्ट है तो यहाँ 0, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। अप्लाइड अक्रॉस इट द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब देखो लेंथ वायर की कितनी गिवन है, ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि 1 × 10⁻⁻⁷मीटर स्क्वायर इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझते होंगे, जो ये वाला इधर से है ना, ये वाला जो एरिया होता है ये वायर का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये कितना है 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, 1 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि ये तो गिवन डेटा हो गया आपका, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द वायर। अब हमें पता है किसी भी वायर में एक तरफ वोल्टेज V है, एक तरफ 0 है ना, और वायर की लेंथ L होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाइयर वोल्टेज से लोअर की तरफ को होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज अपॉन L। ये फॉर्मूला है। ये कहाँ से आता है, E इक्वल टू माइनस dV/dr से आता है। डी वी क्या होता है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल, और माइनस साइन होता है, अपॉन में dr लेंथ होती है ना। तो इसी को सॉल्व करके ये फॉर्मूला आता है, E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर हमें V की वैल्यू तो गिवन ही है, V कितना वोल्ट है 1 वोल्ट था, ठीक है ना, और L कितना है इसकी लेंथ 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1 N/मीटर स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आप इसकी यूनिट को और क्या लिख सकते हो, इसकी यूनिट आप लिख सकते हो 1 वोल्ट/मीटर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि करंट डेंसिटी क्या होगी। अब देखो करंट डेंसिटी हमारी कैसे निकलती है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है ना। अब I की वैल्यू आपकी कितनी आई है, I की वैल्यू क्या गिवन है 1.6, और एरिया आपको क्या गिवन है 10⁻⁻⁷। ये एरिया है, ये ऊपर जाएगा, तो 1.6 10⁻⁷, इतना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें पूछा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। तो ऊपर के 2 पार्ट तो हम कर चुके हैं, अब तीसरे पार्ट में टाउ पूछ रहा है रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है ना,
थोड़ा सा समझो, एक फॉर्मूला आता है बेटा आपका जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये सिग्मा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं जे इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि इसमें देखो रिलैक्सेशन टाइम टाउ यूज हो रहा है ना, ये टाउ हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखो देखते हैं क्या हम जे निकाल चुके हैं, बिल्कुल हमारा सॉल्व होके आ चुका है करंट डेंसिटी ऊपर वाले पार्ट में ना, बी पार्ट में। ई हम निकाल चुके हैं, एम इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम होता है, एन क्वेश्चन में गिवन है लास्ट लाइन में, ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ। देखो जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 1.6 10⁻7। नंबर डेंसिटी देखो कहाँ पर आपकी गिवन है, लास्ट वाली लाइन में गिवन है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻28। उसके बाद यहाँ ई आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हम सब जानते हैं 1.6 10⁻19 होता है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखा है टाउ, ये हमें निकालना है, तो इसको हमने एज ही रख दिया है। और यहाँ पर देखो एम आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अभी हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, आप याद करो 1 आया था, है ना, यहाँ पर आप देखोगे ये 1 आया था। तो इन सब को सॉल्व करना है, इसमें केवल टाउ नहीं पता है, तो आप इसको सॉल्व करना और टाउ का आंसर आपको निकालना है और चेक करना है ये आंसर आता है या नहीं। इतना सेकंड हमारा रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो और ये आंसर आपका आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखिए एक एजर्सन रीजन क्वेश्चन है, ये बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन ए कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर मूविंग द इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में जब हम एक तरफ क्या लगा देते हैं बेटा, हाइयर वोल्टेज लगा देते हैं और एक तरफ क्या लगा देते हैं, लोअर वोल्टेज। कहने का मतलब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं हाइयर वोल्टेज से लोअर। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे को खिसकने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है इलेक्ट्रॉन पर, आगे को एक क्यूई फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। लेकिन क्या इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे, सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, नहीं। एक्चुअल में इनका मोशन जिगजैग होता है ऐसे, है ना। लेकिन फाइनली ये आगे आगे बढ़ते रहते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे 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 उल्टा सीधा चलता है ऐसे जिगजैग, और लास्ट में वो क्या बढ़ जाता है, थोड़ा सा आगे को खिसक जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ऐसे उल्टा सीधा कहीं जाएगा और थोड़ा आगे आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा आगे खिसकने को ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन ये जो चलते हैं वो एक एक तरीके से नहीं चलते सीधे, वो अलग अलग चलते हैं। अब ये बोला है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन ए कंडक्टर, जब वो ड्रिफ्ट करते हैं, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग इन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है जब सारे इलेक्ट्रॉन आगे को खिसक रहे हैं तो इसका मतलब सबके सब सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं चल रहे हैं ना, वो अलग अलग चलते हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो सुपरपोज हो जाती है ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग पाथ चलता है वो जिगजैग पाथ को फॉलो नहीं कर पाता, लास्ट में वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आगे चलता है, वो सुपरपोज कर जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जो रैंडम वेलोसिटी है उसके ऊपर सुपरपोज हो जाती है, मतलब ज़्यादा प्रभाव होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जो इलेक्ट्रॉन आगे को खिसकते हैं ना, वो उसका कारण रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, थर्मल स्पीड की वजह से आगे नहीं बढ़ते, थर्मल की वजह से तो वो जिगजैग चलते हैं। आगे किस वजह से बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सुपरपोज करती है, मतलब ये ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीएम ब्रांच में हमें करंट निकालना है। बीएम कौन सी ब्रांच है, ये बी लिखा है एम, तो ये वाली बीएम ब्रांच में करंट निकालना है। तो देखो ये सर्किट बड़ा है, इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें ये समझो आप कि 10 ई से जो करंट आएगा, है ना, हमें पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे सर्किट में।
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि कौन से रजिस्टर ऐसे हैं जिनमें हमारा सेम करंट आएगा, है ना, जिनमें सेम करंट फ्लो करेगा रजिस्टर में, और अगर वो रजिस्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, एक साथ जुड़े हुए रजिस्टर होते हैं और सेम करंट होता है तो वो सीरीज में होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें सीरीज में या पैरेलल में पहचानना है कि कौन से सर्किट हैं, कौन से रजिस्टर हैं, ठीक है। तो तो सबसे पहले देखो आई करंट इस 10E से चला, वो आई करंट इसमें जाएगा, है ना, उसका एक हिस्सा नीचे आएगा और बाकी बचा हुआ करंट इधर आएगा। फिर उस करंट में से भी एक पार्ट नीचे आएगा, बाकी बचा हुआ करंट आगे को आएगा, है ना। फिर उस करंट में से डी पर आएगा करंट, और डी से एक करंट नीचे को फ्लो होगा और एक पार्ट आगे को फ्लो होगा, आई, ठीक है। उस आई में से भी अब वो जो आई है इस वाले आर में जो आया, वो सारा का सारा सेम करंट इसमें चला जाएगा और वही सारा का सारा सेम करंट इसमें चला जाएगा। तो इस आर में, इस 2R में और इस आर में क्या करंट जाएगा, सेम। तो ये तीनों हमारे जो हो गए, ये तीनों रजिस्टर हमारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ठीक है। तो इन तीनों को मैं आर, 2R और आर, इनको मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा। देखो आर, 2R, 3R हो गया और एक 4R, तो 4R बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले आर को यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से, ठीक है, इस आर को भी गायब कर दूंगा, और ये आर हमारा कट हो जाएगा, ये आर कट हो जाएगा, और इस 2 को सीधे क्या लिख देंगे, 4। तो ये 2 सीधे हमारा 4R में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डायग्राम हमारा क्या रहेगा, बाकी सारे रजिस्टर एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब इस नए डायग्राम को हमें सॉल्व करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो 4R और 4R हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल में। तो 4R एंड 4R अगर आप पैरेलल के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 2R। ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इससे 4R और 4R जब हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 2R, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 जा, ऐसे रेसिप्रोकल करोगे तो 2R आ जाएगा। अब देखो इस 4R को मैं यहाँ से गायब करूंगा और इस वाले 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये वाला जो 2 है, ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में, सीरीज में। तो सीरीज में है तो इस 2 और 2 की जगह हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो वो 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 ओम, ठीक है। ये 2 और 2 क्या हो गए, 4 ओम, और देखो जो ये वाला 2 था ये यहाँ से क्या हो गया है, गायब हो गया है, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो 4 ओम है और ये 4 ओम है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो जब ये दोनों 4 ओम आपस में पैरेलल हैं तो इनको, इस वाले हिस्से को मैं मिटा दूंगा, और ये 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल के हिसाब से फिर से 2 ओम हो जाएंगे, है ना, या 2R आप कह सकते हो, 2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये 2R और 4R आपस में क्या होंगे, पैरेलल में, क्योंकि ये बीच में 6 वोल्ट की बैटरी आ गई है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली जो ब्रांच थी BM, इसमें हमें करंट बताना था कितना आएगा। तो देखो 10E से मान लो कोई करंट निकलता है ना, मान लीजिए I1 करंट निकलता है या I करंट निकलता है। ये ये I1 प्लस I2 एज्यूम कर लिया क्योंकि इसके दो हिस्से होने हैं आगे जाके। इस 3R में वो I1 प्लस I2 करंट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो I1 प्लस I2 कहाँ आ जाएगा, B पर। तो एक हिस्सा तो मान लीजिए इसमें चला गया, मान लो I1 इसमें चला गया, और एक हिस्सा I2 किस में चला गया, नीचे को। तो यहाँ प्लस लिख लिया और यहाँ माइनस, ठीक है। और जो I1 यहाँ से आएगा वापस और यहाँ से I2 वापस आएगा, वो दोनों मिलके इस ब्रांच में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार तो हमें इस लूप में लूप लॉ लगाना है, इस वाले लूप में किरचॉफ लॉ, और एक बार इसमें, ठीक है। तो मैं लूप 1 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए डायग्राम को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, मान लो इस कॉर्नर से। तो मैं यहाँ पर प्लस असाइन कर दे रहा हूँ पहले साइन, है ना। प्लस से मैं माइनस की तरफ को जाऊँगा तो मैं इक्वेशन लिखूंगा माइनस का IR। IR का मतलब I1 प्लस I2 इंटू आर, और आर कितना है मेरा 3। फिर मैं बी पर आ गया, अब बी से मैं नीचे उतरूंगा प्लस से माइनस को, है ना, तो मैं लिखूंगा माइनस का IR। IR का मतलब I2 इंटू 4R, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा इस बैटरी में, तो मैं लिखूंगा प्लस का 6E, ठीक है। फिर उसके बाद M पॉइंट पर मैं आ चुका हूँ और M से वापस आ चुका हूँ, तो अब इस माइनस से प्लस की तरफ जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा प्लस का 10E, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -3I1
तो ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है 3i1r प्लस 7i2r बराबर 16, है ना। ये जो i1 नहीं था इसके साथ r भी था। अब देखो लूप 2 में मैं b से स्टार्ट करता हूँ मान लीजिए, और मैं b से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, b से आगे बढ़ूंगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखा है, तो मैं पहले माइनस से प्लस को जंप कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा माइनस का 2i1r। फिर मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ, तो यहाँ से m की तरफ आऊँगा, कुछ नहीं मिलेगा रास्ते में, तो प्लस से माइनस जंप कर रहा हूँ, तो माइनस का 6e, ठीक है। फिर मैं इस माइनस से प्लस की तरफ जंप कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा प्लस का 4i2r। और देखो मैं वापस अपनी जगह आ गया, तो इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी लूप 2 की इक्वेशन है। अब देखो यहाँ i1 को हम गायब करते हैं क्योंकि हमें i2 निकालना है। तो i1 को कैसे गायब करें, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो देखो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ चुकी हैं, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया 25e/13r। अब आपको इस क्वेश्चन को कम से कम मैं बोलूँगा 1 से लेके 2 बार तक आपको ट्राई करना है ना। 2 बार या 1 बार तो कम से कम आपको खुद से ट्राई करना ही करना है, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें इक्वेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अब अगले पार्ट में इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।